जेएसएससी परीक्षा का एक नया पार्ट जूनियर जेएसएससी परीक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में जो जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल प्रश्न मैथ सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ है उसको हम लोग सब्जेक्टिव के रूप में सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए टोटल जो टाइमिंग दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट, टोटल पूर्णांक 40 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पास 1 है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पास हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पंजे 20 और 20 सत्ते हो जाएगा 140। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा दोस्तों वो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो 2 नंबर का प्रश्न है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप में का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। बताना है कि जो यह संख्या है वह निम्न में से क्या है। ठीक है, तो ये जो संख्या है वो एक प्रकार का धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो 3 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इस प्रश्न को सब्जेक्टिव रूप में देख लेंगे कि आखिर इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर हम लोगों ने पहले ही से ही सोल्व करके नीचे PDF में दे दिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं और फिर अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पास सॉल्यूशन है कि माना कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग मान लिए हैं कि 5 + 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 + 2√3 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब आगे कि इस 2√3 ठीक है 5 को हम लोग बराबर के इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा p/q - 5 और बटा में हम लोग सिंपली 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2√3 बटा में हम लोग यहाँ से 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम लोग 1 और q का LCM ले लेंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, तो q आ जाएगा। तो बटा में यहाँ पास देखिए q आ गया तो ही हो गया p - 5q। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि इसको इस साइड लिख लिए हैं और ये वाला को इस साइड लिख लिए हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके आगे है दोस्तों कि p - 5q / 2q। ये 2 कहाँ से आ गया, तो देखिए ये वाला जो 2 है इधर गुना में है, लेकिन इस साइड आएगा बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो वही जो 2 है दोस्तों इस साइड आ गया है तो भागा में हो गया है। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो देखिए चूंकि p q और 2 और 5 क्या है, यहाँ पास पूर्णांक है। ठीक है, जितने भी हैं p q और 2 और 5 जो है क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि p - 5q / 2q एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि p - 5q / 2q बराबर है √3 के। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 + 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये प्रूव हो गया कि 5 + 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर का प्रश्न है 4 नंबर का कि 2 धनात्मक पूर्णांक
ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो है ऐसे हम लोग क्यों बोल रहे हैं। देखिए जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन यदि हम लोग समझेंगे सब्जेक्टिव रूप में तो कुछ इस प्रकार का है कि देखिए वहाँ पास दिया हुआ था कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पास ए क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, बी भाजक हो जाएगा, क्यू भागफल हो जाएगा और आर शेषफल हो जाएगा। यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए और बी यहाँ पास क्या है दो पूर्णांक हैं और ए बटा बी है, ठीक है, ए बटा बी जो है यहाँ पास दिया गया है और शेषफल आर जो है जो कि आर क्या है एक पूर्णांक है। यदि ए तथा बी दो पूर्णांक विद्यमान हो तो क्यू तथा आर दो अद्वितीय पूर्णांक विद्यमान हो, तो जिनके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर जो है हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वें नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 5 नंबर का प्रश्न, शून्यकों का योग दोस्तों वहाँ पास दिया था कि शून्यकों का योग बराबर कितना है 3 है और शून्यकों का गुणनफल -2 दिया था। तो हम लोग द्विघात बहुपद से यदि इसको निकालने का कोशिश करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पास x² लिख लेंगे। अब शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है तो यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x में, और यहाँ पास शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है तो -2, तो हम लोग -2 यहाँ पास लिख लेंगे। अब हो जाएगा x² माइनस 3x -2, यानी कि ये जो है इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं, ये समीकरण बन जाएगा। यानी कि x² माइनस 3x -2, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा करेक्ट वाला वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पास देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो दिया है x² माइनस 3x -2, यानी कि ये जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखिए जितनी बार x में टच करता है हम लोग क्या मान लेते हैं कि बहुपदों की संख्या जो है वो हो जाएगी। देखिए सबसे पहले 1 बार और यहाँ पास 2 बार और यहाँ पास 3 बार, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर का प्रश्न है कि बहुपद 4u प्लस 8u का शून्यक होगा। तो इसका जो शून्यक होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 भी होगा और -2 भी होगा, यानी कि ए और सी दोनों कौन में है डी में, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सोल्व करके इसको हम लोग आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर का हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पास दिया हुआ है कि 4u प्लस 8u, तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ से 4u को बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हम लोग 4u इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और u इक्वल टू हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, यानी कि u बराबर 0, यानी कि अल्फा बराबर 0। उसी प्रकार हम लोग कोष्टक वाला संख्या यानी कि u प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो u बराबर हो जाएगा -2, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो सिंपली वही जो है यहाँ पास दिया हुआ था तो क्या हो जाएगा उसमें करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, जिसमें कि 0 भी शामिल है और -2 भी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8 नंबर का प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी दिया हो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो उसका क्या होता है, अनेक हल होता है और रेखाएं संपाती होती है। ठीक है, अनेक हल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास दिया हुआ था बी, वो उसमें अनेक हल दिया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए अनेक हल वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो बताना है कि इनके द्वारा जो रेखा निरूपित किया जाएगा उसका प्रकृति जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समांतर। चलिए हम लोग इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि आखिर हम लोग समांतर उसको क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ से दिया हुआ है कि A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। तो देखिए यहाँ पास 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि A1/A2 कर लेंगे, B1/B2 कर लेंगे और C1/C2 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा और -2/-1 कर लेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस कट के 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पास 9/12 करेंगे तो 3/4, यानी कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल टू है। ठीक है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, यानी कि 9 नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, समांतर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। समीकरण युग्म x + y + 6 x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। ठीक है, तो इसका आपको हल जो है वो बताना है कि कौन सा करेक्ट हल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। अब हम लोग इसको सोल्व करके चलिए देख लेते हैं कि ऐसे इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसे होगा। तो चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन वाले पेज पर चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, हल इसमें बताना था। तो x + y = 6 और x - y = 2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे तो x 2x हो जाएगा और यहाँ देखिए y यहाँ पास प्लस में है, y यहाँ पास माइनस में, इसको ऐड कर लेंगे तो कट जाएगा, वो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि 2x = 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा 2 से 8 तो 4 बार में, यानी कि x बराबर 4। यदि हम लोग मान लेते हैं कि x + y, ठीक है, बराबर 6 समीकरण 1 है, तो देखिए 4 x का मान क्या रख देंगे 4 रख देंगे और y तो y रख लेंगे और 6 तो 6, यानी कि y = अब 6 यहाँ था और इधर से 4 जो है वो इधर आएगा तो माइनस में चल जाएगा, यानी कि y = हो जाएगा 2। यानी कि इसको कह सकते हैं जो 10 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 और 2 वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बताना है कि द्विघात समीकरण जो है वो कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो जो है द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि क्या है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी को ही द्विघात समीकरण बोल रहे हैं। तो देखिए जैसा कि वहाँ पास दिया हुआ है कि
और हम लोग ये भी जानते हैं कि द्विघात समीकरण में क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पास ए इक्वल टू नोट जीरो होगा और एक्स की उच्चतम जो घात होगा कम से कम 2 होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखिए यहाँ पास इसको होल स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये प्लस 2x है और इधर भी प्लस 2x है, लेकिन इसको यदि हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, यानी कि एक दूसरे से कट गया। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये जो है क्या है ऑप्शन नंबर सी, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो गया 11 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति बताना है कि मूलों की प्रकृति जो है वो क्या होगी। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की जो मूल की प्रकृति होगी वह होगी वास्तविक तथा असमान। ठीक है, क्या होगी, वास्तविक तथा असमान होगी। चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 की सॉल्यूशन की ओर हम लोग अब चलते हैं। तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और मूलों की प्रकृति यानी कि विविधकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए ए का मान यहाँ पास 1 है, बी का मान भी 1 है और सी का मान माइनस 1 है, यानी कि जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होता है, हम लोग ये जानते हैं। और जब d बड़ा होता है 0 से तब मूल वास्तविक तथा असमान आता है, और जब 0 बड़ा होता है d से तब मूल काल्पनिक तथा वास्तविक नहीं होता है। तो देखिए इस कंडीशन में जब हम लोग d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो एक का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है माइनस 1 है, तो हो जाएगा एक की स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस वाला ये है और माइनस वाला ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि डी बराबर यहाँ पास 4 हो गया। यानी कि जो एक साइड क्या है, एक साइड आ गया इधर 0। ठीक है, और 0 से क्या है 5 जो है वो बड़ा है, यानी कि 0 से d जो है वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो जब 0 से d बड़ा आता है तब कौन सा कंडीशन फॉलो होता है, यहाँ वाला 2 वाला, यानी कि मूल वास्तविक होगा तथा असमान होगा। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 13, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पास बताना है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो इसका जो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए हम लोग इसको भी जानते हैं कि कब दो वास्तविक भिन्न मूल होते हैं, जैसे कि हम लोग निकालते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए यदि दिया हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसमें 3 कंडीशन निकलता है। पहला है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पास होगा कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर भी सी। ठीक है, यानी कि दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से तब। प्रश्न नंबर 14, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविधकर बताना है कि इसका जो विविधकर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो विविधकर होगा वो होगा -11। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -11। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं कि आखिर इसका विविधकर -11 कैसे हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पास प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, यानी कि ए का मान यहाँ पास 1 है, बी का मान -1 है और सी का मान यहाँ पास 3 है। तो विविध कर लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है -1 और इसका स्क्वायर कर देंगे 4, तो 4 मान रख लेंगे। ए का मान कितना है 1 है और सी का मान कितना है 3 है। तो देखिए -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 4 3 12 जो कि माइनस में है। अब एक जो है -12 उसमें घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -11 आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रथम पद ए एवं सारो अंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुनना है कि एनवा पद उसका क्या होगा। तो इसका जो एनवा पद होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि एनवा पद जो होगा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है 16 कि यहाँ पास दिया हुआ है कि ए पी 10 7 4 और उसी प्रकार घटते घटते 30वां पद क्या बचेगा। तो जब इस कंडीशन में घटता रहेगा लगातार तब इसमें जो 30वां पद बचेगा वो बचेगा -77। चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि -77 क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में कि सार्व श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी की 10 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 4 हो गया, उसी प्रकार 30वां पद हम लोग के बताना है। तो देखिए डी क्या होता है, डी होता है Tn माइनस Tn-1। ठीक है, यानी कि जो अंतर है वो होता है। तो देखिए डी बराबर लिख सकते हैं T2 माइनस T1, तो हो जाएगा T2 क्या है 7 है और T1 क्या है 10 है, यानी कि -3 डी बराबर आ गया। और ए बराबर यहाँ देखिए 10 है। ठीक है, ए बराबर क्या है, ए बराबर 10 है। तो Tn बराबर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कि Tn इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एन का मान कितना है तो 30, यानी कि T 30 इजकल टू ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान क्या है -3। तो सभी का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पास रख दिए 10 और 30 में से एक घट गया तो यहाँ पास कितना आ गया 29। तो T 30 का मान आ गया दोस्तों -77। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न है कि 17 नंबर का कि ए पी 3 8 13 18 का कौन सा पद जो है वो 78 है। ठीक है, इसका बताना है कि कौन सा जो पद है वो जो है 78 है। तो कौन सा पद 78 है, यहाँ पास सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो 16वां पद जो आएगा दोस्तों वो इसका क्या हो जाएगा 78 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग 16वां पद क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले ला लेते हैं डिस्प्ले पर। देखिए एपी में है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ है 3, बी बराबर निकालते हैं हम लोग डी बराबर, तो 8 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी कि डी बराबर कितना गया 5। तब Tn का वैल्यू लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देगा। अब Tn का वैल्यू दिया हुआ है कि 78वां पद, तो 78 लिख लेंगे। ए का मान 3 है, एन माइनस 1 और उसका एक हो गया इंटू डी यानी कि 5। तो 78 इजकल टू 3 प्लस 5 एन माइनस 5, यानी कि 78 इजकल टू 5 एन माइनस 2, यानी कि 5 एन बराबर 78 प्लस 2 5 एन बराबर 80, एन बराबर 16, यानी कि 16 जो 16वां टर्म होगा वो होगा 78। यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो है दोस्तों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। देखिए जो समरूप त्रिभुज होती है उसकी जो संगत भुजा होती है वो समानुपाती होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा जो होती है वो समानुपाती होती है। आगे है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कि क्या होगा। तो इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16:81। क्या हो जाएगा 16:81 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि 16:81 कैसे हम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पास जो प्रश्न है वो है 19 नंबर का।
कि 16:81 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 20 नंबर के प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि त्रिभुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर दिया है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बताना है कि कोण बी का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कोण बी का मान बताते हैं। ठीक है, देखिए 20 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और वहाँ से निकालेंगे कोण बी का मान। देखिए यहाँ पास दिया हुआ है कि क्या है, वो ट्रेंगल जो है वो सम राइट एंगल ट्रेंगल है। देखिए इसका मान दिया हुआ है ए बी का 6√3, इसका मान दिया होगा ए सी का 12। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से उसका वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पास डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ए बी स्क्वायर निकालेंगे। तो ए बी स्क्वायर यानी कि 6√3 का स्क्वायर 108 हो जाएगा, बी सी की स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ए सी की स्क्वायर यानी 12 144 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो 108 ए बी का वैल्यू आया था और 36 जो है वो बी सी का वैल्यू आया था। दोनों के बराबर कितना है, 144। यानी कि यह त्रिभुज ट्रेंगल ए बी सी को पाइथागोरस थ्योरम पर सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज हम लोग बोल सकते हैं कि जो बीच वाला जो एंगल है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21 नंबर का प्रश्न सबसे पहले हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पास क्वेश्चन में आएंगे। तो देखिए मूल बिंदु से बिंदु 3 4, ठीक है, जो कि पी का मान है की दूरी है। ठीक है, तो इसकी जो दूरी है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 मात्रक दूरी है। चलिए अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि 5 मात्रक इसमें सिर्फ दूरी है। देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक जो है चतुर्थांश बनाया है, उसमें से एक्स और वाई के रूप में हम लोग लाइन को डिनोट कर चुके हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि x1 y1 और x2 y2 जो है निर्देशांक ज्यामिति के पॉइंट होते हैं। तो दूरी सूत्र हम लोग यहाँ सीधे लगाएंगे तो हो जाएगा x1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के अंडर रूट। तो देखिए x का मान क्या है, 3 है, x2 का मान 0 है, y1 का मान क्या है यहाँ पास 4 है, y2 का मान 0 है। यानी कि 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, यानी कि अंडर रूट 25। और जब अंडर रूट 25 को रूट से हटाएंगे तो 5 ही का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो बताना है कि रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो कौन सा है। तो इसका जो प्रश्न होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 6 जो है इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पास है 22 नंबर प्रश्न में कि 2 बिंदु दिया गया है, ए और पी दिया गया है, जिसका मान x1 का मान 2 है और y1 का मान 5 है, x2 का मान 4 है और y2 का मान 7 है। तो देखिए सी बराबर जब हम लोग बीच पॉइंट वाला बराबर निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं तो हम लोग x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। देखिए x1 और यहाँ पास दिया गया है x2, तो यह हो जाएगा 2 + 4/2 और यहाँ पास हो जाएगा y1 प्लस y2/2, यानी कि 5 + 7/2। तो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि 4 और 2 6/2, यानी कि 3 और 7 + 5 12/2, यानी कि 6, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 3 और 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि यदि 2 sin a बराबर sin 2a है तो a का मान बताना है कि a का मान क्या हो जाएगा। तो a का जो मान आया था दोस्तों वो आया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 डिग्री a का मान जो है वो आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम लोग 0 डिग्री कैसे बोल रहे हैं। ठीक है,
तो 23 नंबर का क्वेश्चन में बताना है कि 2 साइन ए बराबर साइन 2a है, तो हम लोग एक जगह पर थीटा का मान कितना रखेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन 2a बराबर, यानी कि देखिए यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ सिर्फ a हम लोग लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ क्या था, थीटा था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन a बराबर 2 साइन a इंटू कोस a। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या किए हैं कि अब 2 साइन a इंटू कोस a, और इस माइन यहाँ पास जो बराबर की इधर था 2 साइन a, उसको बराबर के इस साइड भेज दिए तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो माइनस में जब ये हो गया तब आगे देखिए कि 2 साइन a को हम लोग कॉमन ले लिए। तो देखिए यहाँ से 2 साइन a को कॉमन ले लिए तो ये वाला बचा कोस a बचा, और यहाँ पास इसको भी कॉमन ले लेंगे तो -1 बचेगा, यानी कि 2 साइन a बचा और कोस a माइनस 1 बचा। ठीक है, तो 2 साइन a बराबर 0, तो साइन a का मान हो गया 0। अब देखिए साइन में किसी भी का मान जब 0 कब होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, यानी कि हम लोग एक जगह पर थीटा का मान कितना रख देंगे 0, तब उसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग इसको लें और इसको से चेक करें तो कोस a माइनस 1 बराबर होता है 0, और यहाँ से क्या आ गया कोस a बराबर 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये बराबर किधर आया तो 1 आ गया, यानी कि कोस में किसका वैल्यू 1 होता है, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो 23 नंबर का प्रश्न है उसमें थीटा का मान हम लोग को क्या रखना होगा, तो उसमें थीटा का मान हम लोगों को 0 डिग्री रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग प्रश्न पर आ चुके हैं। यहाँ पास है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा क्या होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कोस थीटा। ठीक है, ये बात हम लोग को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कोस थीटा। तो सेम टू सेम यहाँ पास है, देखिए जैसे कि यहाँ पास कोस 48 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 48। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग 90 में से 48 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 42 बचेगा, और 42 यहाँ पास भी मान है, यानी कि साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो क्या बचेगा 0, यानी कि हेंस वैल्यू ऑफ कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि 24 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 0 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 0 वाला ऑप्शन कौन में था, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया। आगे है 25 नंबर का कि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान बताना है कि कोस ए का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग जान लेते हैं कि कोस ए का मान क्या आएगा। तो कोस ए का मान आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पास दिया है कि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस का मान निकालना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन ए या साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है p/h, और p/h का मान दिया है कि 3/5, यानी कि p का मान हो गया 3 और h के मान हो गया 5। तो हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, h का मान रख लेंगे 5 के स्क्वायर और p का मान रख लेंगे 3 के स्क्वायर बराबर प्लस b के स्क्वायर यहाँ पास हो गया। अब देखिए इसके आगे है कि ये 5 के स्क्वायर 25 हो गया और ये 3 के स्क्वायर 9 हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो प्लस में है बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, और b स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों
यहाँ पास √25 - 9 यानी कि √16, यानी कि बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बी का मान यहाँ से दोस्तों 4 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है b/h। ठीक है, और b कितना आया है, तो b आया है 4, और h कितना दिया हुआ था, तो दोस्तों h देखिए यहाँ पास दिया हुआ था 5, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो 26 नंबर का प्रश्न है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करके हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। तो हम लोग चलते हैं 26 नंबर सॉल्यूशन के पास। ठीक है, देखिए यहाँ पास दिया हुआ है कि एक जो टावर है, ठीक है, वो क्या है, किसी क्षैतिज से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनाता है एंगल। ठीक है, और जो टावर का पाद है उससे जो उन्नयन कोण जहाँ से बनता है उसकी दूरी कितनी है, तो 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ पास दिया है 15 मीटर, ये दिया है 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पास हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और लंब क्या है, ए बी क्या है, लंब है, और यहाँ पास सी बी क्या है, आधार है। तो tan 60 डिग्री रखेंगे, और ए बी का मान नहीं दिया इसीलिए नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पास देखिए बी सी का मान दिया है 15 मीटर। ठीक है, बी सी का मान दिया है यहाँ पास 15 मीटर, तो 15 मीटर यहाँ पास नीचे रख देंगे बट्टा में। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और ए बी बटा 15 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या होगा, 15 यहाँ पास भागा में था, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 15√3, यानी कि ए बी बराबर क्या हो गया, 15√3 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 36 था दोस्तों, उसका जो प्रश्न जो सही आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 27 नंबर का कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, क्यू के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो समकोण है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल क्यू पी आर का मान बताना है कि एंगल क्यू पी आर का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 था दोस्तों। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आसानी से देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पास दिया हुआ है कि जो पी क्यू है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी कि पी हम लोग यहाँ रखे हैं और क्यू हम लोग यहाँ रखे हैं, ये वाला जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। पी आर कितना का है, 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पास दिया हुआ है कि जो क्यू एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री हम लोग यहाँ पास बनाए हैं। यहाँ पास बताना है कि एंगल क्यू पी आर का जो मान होगा वो कितना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पास 2 भुजाओं का मान दिया है, तीसरा भुजा का मान निकाल लेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, और क्यू आर का मान निकाल लेंगे पहले, क्योंकि 3√3 नहीं दिया है, तो क्यू आर के स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर। तो देखिए क्यू आर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -9 यहाँ पास कर दिए हैं दोस्तों। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर देखिए 27 में से 9 घटाएंगे, 36 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। तो क्यू आर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 3√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास हम लोग को किसका मान निकालना है, तो
क्यू पी आर, यानी कि हम लोग को पी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? पी का। यानी देखिए, यानी कि पी ये है तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा? इसके सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब, यानी कि लंब कौन है? क्यू आर। और क्यू आर के वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? अभी क्यू आर के वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3√3। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ 3√3 रख दिए। अब उसके आगे है कि कर्ण का वैल्यू बैठाना है, तो कर्ण का वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6 नीचे रख दिए। देखिए 3 से 6 को 2 बार में काट दिए, यानी कि 3√2, यानी कि साइन में किसका वैल्यू √3/2 आता है? तो साइन 60 डिग्री का मान आता है √3/2, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2, यानी कि 27 नंबर प्रश्न जो है उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर 27 का आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 28 नंबर का क्वेश्चन कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक वृत्त में अनंत जो है वो स्पर्श रेखा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई बताना है। तो चलिए पहले हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ठीक है, वैसे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपको ये सब जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन पीडीएफ ये चाहिए होगा तो आप हमारे नंबर 8709068079 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 8709068079 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको थंबनेल में नंबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर ये दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पास हम लोग को क्या दिया हुआ है कि ओ और जो पी का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और ओ और क्यू का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो है किसी स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंबवत आकर के उसको काटता है। ठीक है, यानी कि देखिए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ 90 कोण के चलते। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल के चलते राइट एंगल जब बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार और उसके लंब के स्क्वायर के बराबर कर देंगे, यानी कि ओ और क्यू यहाँ पास क्या है? सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि कर्ण है, तो ओ क्यू की स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ओ पी की स्क्वायर प्लस पी क्यू की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओ क्यू का वैल्यू दिया है 12 दिया है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पास देखिए ओ पी का वैल्यू दिया है यहाँ पास 5, तो क्या कर देंगे हम लोग 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हम लोगों को निकालना है कि पी और क्यू का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो पी क्यू को छोड़ दिए। अब देखिए 12 की स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 25 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू की स्क्वायर बराबर 144 में से 25 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 119, यानी कि पी क्यू इधर से रूट इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा स्क्वायर हटने पर, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा √119 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, एक मिनट देख लेते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 की ओर। और चूंकि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, इसीलिए हम लोग फटाफट से समझते हुए स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे है 30 नंबर का कि यदि टी पी टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू बराबर होगा। तो एंगल जो पी टी क्यू होगा वो किसके बराबर होगा? तो वो जो है 70 डिग्री के बराबर होगा। अब चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं कि आखिर कैसे 70 डिग्री के बराबर होगा। चलिए देखिए यहाँ पास दिया हुआ है कि एंगल जो पी ओ क्यू है वो 110 डिग्री दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जो त्रिज्याएं जो होती है वो वृत्त के स्पर्श बिंदु पर क्या करती है? लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि जो यहाँ पास ओपी है ये क्या है? ओपी जो है पीटी पर लंबवत है। ठीक है, मान लेते हैं कि जब लाइन ऐसे जाएगा तो ये पीटी पर लंबवत है, और उसी प्रकार जो ओ क्यू है, ठीक है, ओ और क्यू जो है वो
टी क्यू पर क्या है, लंबवत है, टी क्यू पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा कि एंगल ओ पी टी, यानी कि ओ पी टी ए वाला एंगल और एंगल ओ क्यू टी यानी कि ए वाला एंगल आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और दोनों का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे दोनों। तो देखिए हम लोग यदि चलते हैं, यहाँ पास क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बन रहा है। तो चलिए हम लोग इस चतुर्भुज में चलते हैं। ठीक है, तो इन चतुर्भुज ओ पी टी क्यू, ठीक है, तो देखिए एंगल पी टी क्यू प्लस, देखिए एंगल पी टी क्यू प्लस यानी कि टी को जोड़ लिए, एंगल टी पी ओ यानी कि टी पी ओ यानी कि पी को जोड़ लिए, आगे है कि एंगल टी क्यू ओ यानी कि क्यू को भी जोड़ लिए और एंगल पी ओ क्यू यानी कि ओ को भी जोड़ लिए। चारों डिग्री का हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों डिग्री का कोण का मान होता है 360, तो 360 हम लोग पुट कर लिए। अब देखिए जो जो एंगल हम लोग को पता है उसमें यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे। जैसे कि पी टी क्यू का हम लोग, जैसे कि ई वाला पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है तो अभी छोड़ देंगे, लेकिन बाकी जितने भी हैं जैसे कि यहाँ पास है कि टी ओ टी पी ओ यानी कि ई पी का मान कितना है, तो 90, तो 90 रख लिए। उसी प्रकार से है कि टी क्यू ओ यानी कि ई वाला क्यू का मान कितना है, तो 90, तो 90 रख लिए और एक का मान जो दिवे किया था 110, 110 रख लिए बराबर 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, क्योंकि इधर सब प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एंगल पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या खंड है उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पास दिया हुआ है कि जो थीटा है वो कितना है, तो जो थीटा दिया हुआ है वो दिया है दोस्तों 60 डिग्री, आर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान रख देंगे 14 का स्क्वायर और थीटा का मान रख देंगे 60 और यहाँ पास 360 से डिवाइड कर देंगे तो 60 से कट जाएगा ये 6 बार में। अब देखिए यहाँ पास क्या बचा, यहाँ बचा 22/7 और 14 का स्क्वायर 100, यहाँ से हो जाएगा 196 बटा नीचे क्या है 6 बचा है तो 6 नीचे लिख देंगे। अब इसको काट देंगे सभी को, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से कट जाएगा 7 इसको काटेंगे 28 बार में कट जाएगा, 3 से इसको 2 बार में काट देंगे और 14 से 28 को 2 बार में काट देंगे। यहाँ पास नीचे बचा 3 और ऊपर बचा 22 × 14, तो मान कितना आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अभी हम लोग कौन सा देखे थे, इसका ऑप्शन नंबर जो देखे थे दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पास 32 नंबर का देख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन पढ़ के टिक आउट लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर पी और यहाँ पास थीटा का मान दिया है पी और रेडियस का मान दिया है आर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। ठीक है, तो चलिए हम लोग 32 को भी देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पास दिया हुआ है 32 नंबर का क्वेश्चन कि क्या हो जाएगा मान, तो इसका जो मान हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। चलिए आगे प्रश्न नंबर 33। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिस्थिति इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो उसकी जो परिस्थिति होगी वो किसके बराबर होगा, उसके 28 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है 33। तो हम लोग प्रश्न नंबर 33 की ओर आ गए हैं। देखिए एक हम लोग सर्कल बनाया है जिसमें कि 90 सेंटीमीटर रेडियस है और एक का 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से परिधि निकालेंगे तो 2 पाई और आर का मान कितना है 19, तो हो जाएगा यहाँ से 38 पाई और यहाँ से
2 पाई और आर का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 यानी कि 18 पाई। तो देखिए माना नया वृत्त की त्रिज्या आर है, हम लोग सपोज किए हैं कि जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या है आर है, तो नए वृत्त का परिधि क्या बनेगा 2 पाई कैपिटल आर बनेगा। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा कि 18 पाई प्लस 38 पाई दोनों के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों को जब हम लोग मिला रहे हैं तो यही दिनों के जो नया बनेगा वो तो यही दोनों के बराबर बनेगा। तो वही बात है कि 2 पाई आर बराबर 18 पाई प्लस 38 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 56 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 56/2, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 नंबर की ओर। देखिए जो 34 नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 सेंटीमीटर लंबे और 9 सेंटीमीटर चौड़े और 8 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे के में रखी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आरंभ करते हैं। वैसे जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सोल्व करके इसको देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि लेंथ जो है 12 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 9 और हाइट है 8। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट लेंथ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के अंडर रूट कर देते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग का फाइनली जो निकल करके आता है दोस्तों, ठीक है, जो यहाँ से हम लोगों को फाइनली निकल के आता है वो आता है ऑप्शन नंबर यानी कि 17 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाता है। आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझना है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बताना है कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं कि आखिर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है कैसे इसका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ बस दिया गया था कि एच बराबर 12 सेंटीमीटर और डी जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा डी/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को निकालना है कि एल का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना दिया हुआ है 12, आर का मान कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ से 12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25, और दोनों को हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोगों को जोड़ने के बाद वो जो है आ जाएगा आपका 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है तो होता है 13 का, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। तो 36 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों वो है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या बताना है कि गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो उस गोले की त्रिज्या जो आएगा दोस्तों वो आएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करके आसानी से देख लेते हैं, तब जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पास दिया गया है कि हम लोग क्या किए थे कि आर जो एक में दिया था वो दिया था 6 सेंटीमीटर और एक में दिया था आपको 24 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि शंकु का आयतन जो होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन जो हो जाएगा वो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए जो शंकु था पहले से उसको जब गोला बनाया जा रहा है तो सेम ही आयतन का होगा, यानी कि दोनों का आयतन को हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, और यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ देखिए आर का स्क्वायर हम लोग क्या रखना है, आर का मान रखना है 6, तो यहाँ पास हम लोग रखते हैं कि 6 और गुने एच का मान कितना रखना है तो 24। तो देखिए इसका सबका मान रख दिए यहाँ पास। अब देखिए एने बच गया 4 और आर क्यू, तो देखिए ये 4 से काट दिए तो 6 बार में कट गया, तो यहाँ पास इधर हो गया पी क्यू बराबर 216, तो आर बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 का। ठीक है, चलिए देखिए 37 नंबर का एक प्रश्न है, यही आप लोग देख लीजिए। जैसे कि दिया हुआ है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए इसको हम लोग जब उलट फेर करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यिका, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो माध्यिका है ना, इसको हम लोग बाहर भेजेंगे और बहुलक को इधर भेजेंगे, तो ये वाला इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 3 माध्यिका को छोड़ देते हैं, ई वाला माइनस वाला को उधर भेज देते हैं, तो ई वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यहीं रह जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। यानी कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य, यानी कि 37 नंबर का जो प्रश्न होगा दोस्तों, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, 1 मिनट, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 नंबर का प्रश्न है कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को कहते हैं, तो आरेख को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता को हो सकता है। ठीक है, घटना की प्रायिकता हो सकता है बताना है, सॉरी नहीं हो सकता है। तो देखिए 0 से लेकर के 1 तक घटना की प्रायिकता हो सकता है, लेकिन माइनस जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलिए आगे है 40 नंबर का क्वेश्चन, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कि यदि पी ई बराबर 0.05 है तो पी ई नहीं होने की प्रायिकता बताना है कि ई नहीं होने का प्रायिकता जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे अंतिम PDF में चलते हैं, वहाँ पास दिया हुआ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास पी ई बराबर दिया है कि 0.05, तो यहाँ से ई होने की संभावना और ई नहीं होने की संभावना है, यानी कि पी ई प्लस पी ई बार, तो दोनों की संभावना क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि पी नोट बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, यानी कि 1 में से जब पी ई का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से इस पी ई का जो वैल्यू है ऊपर दिया हुआ है इतना घटा देंगे तो पी नोट ई, यानी कि नोट ई का वैल्यू कितना जाएगा, 0.95। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले मॉडल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।